अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना आखिरी टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेरिएशंस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स इन डिजीज स्टेट्स। तो ये वाला हमारा टॉपिक है। इसमें मेजर दो डिजीज़ हैं हमारे पास, लिवर और किडनी के हवाले से हमने देखना है कि फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या फ़र्क आ सकता है जब आपका ऑर्गन किसी डिजीज़ स्टेट में हो। हमारे पास दो ऐसी डिजीज़ हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जिसमें हमें डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है इस्तेमाल करते हुए फार्माकोकाइनेटिक्स। दो डिजीज़ कौन सी हैं? लिवर डिजीज़ और रीनल डिजीज़। स्टार्ट करते हैं हम लिवर डिजीज़ से। आपकी बुक के अंदर मैंने वैसे रेफरेंस दे दिया है, आपका पहले रीनल डिजीज़ का चैप्टर है, उसके बाद लिवर डिजीज़ आते हैं, लेकिन क्योंकि लिवर डिजीज़ छोटी हैं इसलिए इसको मैंने पहले रखा है और रीनल को मैंने बाद में लिया। तो हम पहले लिवर डिजीज़ पढ़ लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि लिवर डिजीज़ में अंदर हमारे पास होता है कौन सी डिजीज़ हैं बेसिकली। तो हमारे पास जितनी भी हेपेटिक डिजीज़ हैं बेटा, वो ड्रग का या तो फार्माकोकाइनेटिक या फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल किसी ना किसी तरीके से ख़राब कर देती हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो कुछ तरह अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन उसमें चेंजेस ला देती हैं, और डायनेमिक्स की बात करें तो एफिकेसी या सेफ्टी में कोई ना कोई फर्क आ जाता है। अब लिवर की कौन कौन सी डिजीज़ है जिसमें आपके ड्रग का लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, जिसमें हमें डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। पहली है अल्कोहलिक लिवर डिजीज, सिरोसिस, बहुत कॉमन है। फिर क्रॉनिक इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी सी। फिर उससे कम जो लेस कॉमन डिजीज है जैसे एक्यूट हेपेटाइटिस डी और ई, इस तरह। फिर हमारे पास नेक्स्ट है प्राइमरी बाइलेरी सिरोसिस। अब ये ऑटो इम्यून डिजीज है बेटा, जिसमें क्या होता है जो इंसान की अपनी एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, वाइल्ड डक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ठीक है, इसके अलावा प्राइमरी सेक्युलरोसिस कोलेंजाइटिस है। ठीक है, ये भी एक तरह की इन्फ्लेमेशन है प्राइमरी टाइप की, लेकिन इसमें क्या होता है कोई ना कोई ब्लॉकेज नहीं होती, सिर्फ स्कारिंग हो जाती है, लेकिन नॉर्मल बाइल जो होता है वो फ्लो होता रहता है। फिर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब आप सबके लिए क्वेश्चन है कि आपने मुझे देख के बताना है कि व्हाट इज अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्यों लिवर डिजीज होती है। ठीक है, तो सवाल दोबारा नोट कर लें कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्यों जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसके अलावा ड्रग इंड्यूस हेपेटोटॉक्सिसिटी बहुत कॉमन है, ये भी एक्यूट फेलियर का बाइस बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ हेपेटिक डिजीजेस ऑन फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब हेपेटिक डिजीजेस का क्या क्या इफेक्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर। आपको पता है कि ड्रग्स जो है वो मेटाबोलाइज होंगे एंजाइम्स की मदद से, और एंजाइम सारे कहाँ पे पाए जाते हैं? लिवर के अंदर। इसी के साथ एक तो ये हो गया मेटाबोलाइजेशन का काम, और दूसरा जो काम है लिवर का है वो है एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन का। आपको पता है कि एलिमिनेट बाइलरी सिक्रीशन के थ्रू हो सकता है। तो क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं फार्माकोकाइनेटिक के ऊपर? फॉर एग्जांपल, ड्रग सिक्रीट नहीं हो रही है बाइल से अच्छी तरीके से, तो क्या होगा? ड्रग एक्यूमुलेट होने लग जाएगी। दूसरा, एंजाइम्स कम या ज्यादा हैं, मेटाबोलाइट्स नहीं बन पाएंगे, या बनेंगे तो उतने अमाउंट में नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर जाहिर बात है जब ये मेटाबोलाइज नहीं हो रही, एंजाइम नहीं है, एंजाइम का कोई मसला हो गया तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करूं, हमने प्रोपेनोलोल का पढ़ा था कि उसका 70% फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। अगर मैं कहूं कि उसके एंजाइम्स ही गायब हैं और हमने उसकी डोज वैसे ही ज्यादा दे दी है, क्योंकि हमें पता है कि 70% से पहले ही खत्म हो जाना है, हम उसकी डोज वैसे ही ज्यादा दे देते हैं और उसको हेपेटिक डिजीज की वजह से उसका फर्स्ट पास इफेक्ट किसी तरह से मिनिमाइज हो गया है, तो क्या होगा? एकदम से प्रोपेनोलोल की एकदम से ग्रेटर अमाउंट आपके ब्लड में अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी बात क्या हो सकती है? प्रोटीन बाइंडिंग में अल्टरेशन आ सकती है, और किडनी फंक्शन में भी अल्टरेशन हो सकती है। अब किडनी फंक्शन का किस तरह ताल्लुक है हेपेटिक डिजीज से, कि अगर किडनी फंक्शन में कोई गड़बड़ है तो सारा का सारा जोर किसके ऊपर पड़ रहा है? लिवर के ऊपर। कि जाहिर बात है किडनी एलिमिनेट नहीं कर रही, तो कोशिश है कि लिवर उसको नॉन टॉक्सिक करके बाहर निकाल ले बाइल से। लेकिन अगर पहले किडनी भी कॉम्प्रोमाइज और फिर लिवर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा और ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स बिगड़ जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं और क्या क्या हमारे पास आ सकते हैं। हमारे पास लिवर के अंदर एक एंजाइम्स का पूरा सिस्टम है। आपने कभी भी एलएफटी की रिपोर्ट देखी हो तो आपने उसमें दो चीजें बहुत कॉमन देखी होंगी, एएलटी क्या होता है और एएसटी क्या होता है। अब आपको मालूम होना चाहिए एएलटी क्या है और एएसटी क्या है। एएलटी क्या होता है बेटा? इसका नाम याद रखिएगा, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, और एएलटी क्या है? एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज। इसको हम पहले का एएलटी को हम पहले एसजीपीटी भी कहा करते थे, सीरम ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांसअमाइनेज। ये हमारे पास काम किस लिए आता है? ये सारे एंजाइम्स डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनका लेवल ज्यादा या कम हो तो हमें पता चल सकता है कि लिवर की कोई डिजीज है क्या नहीं। अब आपने छोटा सा एक टॉपिक खुद से देखना है कि व्हाट इज एएसटी एंड व्हाट इज एएलटी, इनका काम क्या होता है लिवर के अंदर, ये आपका दूसरा सवाल है। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं, बिलीरुबिन का लेवल बड़ा मैटर करता है।
हम देखते हैं कि कोई बाइलियरी ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है जो बाइल फ्लो में कोई रुकावट पेश कर रही है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सिंगल टेस्ट अवेलेबल नहीं है जो हमें सारा लिवर का बता दे। कोई ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोई लिवर की डिजीज है, मैं वो टेस्ट करा दूं तो मुझे सब पता चल जाए। ऐसा नहीं है, हमें बाइल के लिए अलग कर जाना पड़ेगा, लिवर के लिए अलग करवाना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या मुख्तलिफ टेस्टिंग की हमें क्या मुख्तलिफ टेस्टिंग करने की हमें ज़रूरत होगी, तभी जाके हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि लिवर डिजीज़ है या नहीं। तो हमें एक सीरीज ऑफ क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट चाहिए ही चाहिए होते हैं। फिर अगर हम सिवियरिटी अब बात करते हैं कि बहुत सारे हमारे पास टेस्ट हैं जो सिवियरिटी से रिलेट करते हैं कि कौन कितना सिवियर है। ठीक है, ये हमें एफडीए ने गाइडेंस दी है, उसके हवाले से है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे पास मार्कर ड्रग्स हैं, जैसे हमारे पास मार्कर ड्रग्स हैं एंटीपायरिन, इंडोसाइनिन ग्रीन, मोनोइथाइलिन ग्लाइसिन, ज़ाइलिडीन एंड ग्लैक्टोज। ये बहुत सारे ड्रग्स होते हैं कि हम इनको देते हैं, हम इसकी एक्सट्रैक्शन रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अगर वो कम या ज्यादा होती है तो हमें पता चल जाता है कि लिवर के अंदर कोई ना कोई मसला है। लेकिन ये क्या होता है कि हम लिवर की सिवियरिटी को ऊपर देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक छोटी सी एग्जांपल समझाता हूँ। हमारे पास जितनी भी सिवियरिटी आती है वो माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर होती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे एक एंजाइम है वो लिवर में 20% है, 20 है, नंबर्स पे आ जाते हैं, 20 है वो एंजाइम। माइल्ड कंडीशन में उसके सिर्फ 10 में से 8 रह गए हैं। ठीक है, मॉडरेट में 10 में से 5 रह गए हैं, और सिवियर में क्या हुआ है वो 10 में से सिर्फ 2 एंजाइम्स बाकी बच गए। ठीक है, अब जब हम ये कोई मार्कर ड्रग्स देते हैं तो ये क्या होता है, वो एंजाइम उसको मेटाबोलाइट करता है। जाहिर बात है जब वो 8% उसको मेटाबोलाइट, यानी 8 एंजाइम उसको मेटाबोलाइट करेंगे तो सिर्फ 2% ही निकल कर आएगा, बाकी 8% वो मेटाबोलाइज हो जाएगा। लेकिन जब आपकी सिवियर कंडीशन होगी तो क्या होगा, सिर्फ 2% वो मेटाबोलाइज होगा और बाकी 8% एज इट इज ऐसे निकल आएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि जो मार्कर ड्रग्स हमें दिए थे कि इसमें हमारे लिवर में कोई ना कोई मसला लाजमी आ रहा है। इसके अलावा और भी हम यूज कर सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम वगैरह भी लिवर इंपेयरमेंट को डिटेक्ट करने के काम आता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डोजेज कंसिडरेशन इन हेपेटिक डिजीज। हम डोजेज को कंसीडर क्यों करते हैं, क्या क्या कंसिडरेशन है जो डोज देते हुए हम इस ध्यान में रखते हैं जब हेपेटिक डिजीज की बात हो। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स हैं जो डोजेज से कंसीडर करते हैं। ठीक हो की बात, इसमें हम पता क्या लगाते हैं कि क्या कोई चेंज, किसी तरह का चेंज जो आया है वो क्या एंजाइम्स की एसेसिबिलिटी में तो अफेक्ट नहीं डाला। एसेसिबिलिटी क्या है आपकी, कि एंजाइम ड्रग जो है वो एंजाइम के पास पहुंच रही, एंजाइम जो है वो ड्रग के ऊपर एक्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, हम इसके अंदर क्या लिवर डिजीज क्या कर सकते हैं बेटा, आपका सिंथेसिस ऑफ एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये जितने भी हैं ये सब डिपेंड किससे करते हैं, एंजाइम से। मुख्तलिफ एंजाइम का कैस्केड चलता है और प्रोडक्ट एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में बनती है। ठीक है, के बाद अगर वो एंजाइम्स क्रोनिक डिजीज में खराब हो गए हैं या अपना फंक्शन सही तरीके नहीं कर पा रहे तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव सिंथेसिस जो है ये एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन की ये कम हो जाएगी। तो हमें ध्यान देना होगा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स के लिए स्पेशली, कि वो ड्रग्स इसमें जाके हम फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, कोई डिजीज है जिसमें एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन की सिंथेसिस कम हो गई है, फर्ज कर लें सिरोसिस हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया जिसमें एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की सिंथेसिस कम हो गई है। अब हमें पता है कि एक दवाई 95% प्रोटीन बाइंडेड है। ठीक है, हम वैसे इसकी डोज बढ़ा के दे देते हैं, लेकिन अब क्योंकि एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन बन ही नहीं रहा तो वो से जाके बाइंड ही नहीं कर पाएगी। इतना ये चलो थोड़ा सा भी बन रहा है तो थोड़ी सी बाइंड कर पाएगी, तो क्या होगा, बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होने लगेगी, तो ये इफेक्ट करेगी उसकी। तो इसी वजह से हमें डोज का ध्यान रखना होता है एंजाइम्स के हवाले से। फिर बात करते हैं कुछ इफ्लक्स प्रोटीन्स की। अब इफ्लक्स प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा, ये वो नॉर्मल प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के अंदर होती हैं। ठीक है, ये ड्रग के एक्यूमुलेट नहीं होने देती, जितनी हमें कंसंट्रेशन चाहिए होती है वो उतनी एक्यूमुलेट होने देती है और बाकी को क्या होते हैं सेल से बाहर निकाल देते हैं, इसलिए उनको इफ्लक्स प्रोटीन देते हैं। ई फॉर एग्जिट से है। ठीक है, तो इसका ताल्लुक क्या है, कंसंट्रेशन से ताल्लुक होता है कि जब कंसंट्रेशन ज्यादा होने लगती है तो क्या होता है, कंसंट्रेशन जब ज्यादा होने लगती है तो ये ड्रग को सेल से बाहर निकाल देती है। ठीक है, अब बहुत सारे जो कंपाउंड्स है जैसे ग्लूकोनाइड, सल्फोनाइड, आपको पता है ये फेज 2 मेटाबॉलिज्म करते हैं। लेकिन अगर कोई ना कोई डिजीज हो तो क्या होता है कि ये सारे एंजाइम्स कम हो जाते हैं। जब ये एंजाइम्स कम हो गए हैं टीकों की बात, तो ये क्या करेंगे, नॉर्मल पाथवे को इंटरप्ट कर देंगे, और जब नॉर्मल पाथवे इंटरप्ट हो जाएगा तो क्या होगा बेटे, बॉडी से एलिमिनेशन कम हो जाएगी ड्रग की,
और बॉडी के अंदर क्या होगा, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ड्रग का ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या होगा, साइड इफेक्ट कॉज करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन, आपने पहले भी प्रोटीन बाइंडिंग में पढ़ा, इसका दूसरा नाम होता है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इसकी कंसेंट्रेशन चेंज एल्टर हो जाती है हेपेटिक इंपेयरमेंट में, और ये ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है, तो ड्रग की सेफ्टी के ऊपर बात आ जाती है, क्योंकि जाहिर बात है वो ड्रग बाइंड तो उससे हो नहीं रही, वो डायरेक्ट ही ब्लड में जाई जा रही है। तो अगर हमने इस अंदाज से दिया है ड्रग, इस अंदाज से दिया ड्रग कि इसने 95% बाउंड हो जानी है, लेकिन वो बाद में तो बाउंड हो ही नहीं, क्योंकि हमारे पास एल्ब्यूमिन था ही नहीं, तो क्या होगा, वो सीधी ब्लड में चली जाएगी और एकदम से कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा करे और मे बी वो हाईली टॉक्सिक हो जाए। ठीक हो गई जी बात, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद देखते हैं, क्योंकि हमें पता है बेटा डोज को हमारे पास कोई, मैंने पहले भी बात की, कोई एक सिंगल टेस्ट ऐसा नहीं है जो हमें पूरा का पूरा हेपेटिक फंक्शन बता सके। ठीक हो गई बात, तो हम क्या करते हैं, हम अंदाजे से डोज दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जो एंजाइम डिपेंडेंट ड्रग्स हैं, हमें पता है पेशेंट जो है हेपेटिक फेलियर के साथ है या हेपेटिक इंपेयरमेंट के साथ है। कोई पेशेंट आता है रिपोर्ट करता है कि मुझे हेपेटाइटिस का मसला है इस तरह, तो हम पहले ही क्या करते हैं, एक तो उसका एलएफटी करवा लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी डोज को ऑटोमेटिकली हाफ कर देते हैं या कम कर देते हैं। डिफरेंट गाइडलाइंस है, वो बताती है कि इतना एएलटी एएसटी हो तो हम उसको कम करें, वो भी हम आगे देखेंगे। फिर इसके अलावा वो ड्रग्स जो फ्लो डिपेंडेंट क्लियरेंस देती है, फ्लो डिपेंडेंट क्लियरेंस मतलब जितना ब्लड फ्लो उसमें आ रहा होता है उतने क्लियर होकर जा रही हैं। ठीक है, इस ऐसी ड्रग्स को हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, उन पेशेंट में जिनको लिवर फेलियर हो गया, लेकिन अगर बहुत जरूरी है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल डोज से उसकी डोज 1/10 कर देते हैं। ठीक हो के बाद इसके अलावा एक और तरीका भी यूज कर सकते हैं कि हम स्टार्ट में लो डोजेस देते जाएं और एलएफटी कराते जाएं। हम देखते रहें कि कहां पे उसका इफेक्ट, अगर जहां पे उसका इफेक्ट ज्यादा, जितना एफिकेशियस होगा हम वहां तक रोक देंगे, उसके बाद डोज को नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, आपका एक बड़ा अच्छा चार्ट अवेलेबल है शार्जल के अंदर, जिसके अंदर सारी कंसिडरेशन बताई हुई है। ठीक है, कि नेचर एंड सिविरिटी ऑफ द ड्रग डिजीज है, तो ये सब में नहीं होती, हर डिजीज में अलग अलग होती है उसकी फार्माकोकाइनेटिक पे इफेक्ट। फिर एलिमिनेशन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोटीन बाइंडिंग, ये सब हमने एक दफा पढ़ लिया, आप इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा एक है। अगर मेरे हाथ में पेपर हो तो मैं ये लाजमी एक लॉन्ग दूं कि व्हाट आर द कंसिडरेशन इन डोजिंग पेशेंट इन विद हेपेटिक इंपेयरमेंट, बड़ा अच्छा सवाल है ये। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रैक्शन ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज्ड। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ ड्रग मेटाबोलाइज्ड क्या होता है बेटा, हमने ये एक छोटी सी डेरिवेशन है आपकी बुक के अंदर, और याद करें आपको जो पेपर मिट्स में आया था जो उधर का था युवास का, उसमें भी इसी का पार्ट में से सवाल था। हमने ये सारी बातें मेटाबॉलिज्म में पढ़ ली है कि फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग एक्सक्रीशन अनचेंज Fe होता है, फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग मेटाबोलाइज 1/Fe होता है। ठीक है की बात, तो इसकी रेशो अगर हम निकालेंगे तो क्या है, CLH/Cl, CLH मतलब हेपेटिक क्लियरेंस बाय टोटल क्लियरेंस। ठीक है की बात, ये सारी वही है डेरिवेशन जो हम उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है की बात, अब जिन ड्रग्स का लो Fe होता है, Fe याद रखिएगा, भूलिएगा मत, Fe क्या है आपका, फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग अनचेंज्ड। ठीक है की बात, तो अगर जिनका ड्रग का लो Fe वैल्यूज होती हैं वो ज्यादा इफेक्ट होती हैं जब लिवर फंक्शन के अंदर चेंज आ जाए, तो हम क्या करेंगे, CLH यानी हेपेटिक क्लियरेंस इज इक्वल टू क्लियरेंस माइनस 1/Fe, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है रेजिडुअल हेपेटिक फंक्शन। रेजिडुअल हेपेटिक फंक्शन क्या होता है, ये आपने मुझे देख के बताना है कि व्हाट इज द रेजिडुअल हेपेटिक फंक्शन, ये आपका तीसरा सवाल है। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं कि वो इफेक्ट जो है लिवर का अपना ही होता है, आपने इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के वर्ड्स में देख, मतलब इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स लिवर खुद भी कुछ मेटाबोलाइज करता है, उसको हम हेपेटिक रेजिडुअल हेपेटिक फंक्शन उसका कुछ कहते हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपने मुझे देख के बतानी है। ठीक है, अगर हमें रेजिडुअल लिवर फंक्शन निकालना है तो उसको एस्टिमेट कैसे करेंगे बेटा, वही वाला जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, CLH/Cl। अब ये सारी डेरिवेशन बोर्ड पे कराने वाली है, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास हालात ऐसे हैं तो खैर इस तरह ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, क्योंकि हमें रेजिडुअल निकालना है ना पेशेंट, तो हम क्या करते हैं, जो पेशेंट हेपेटाइटिस के साथ है, हम सारी लिवर डिजीज को हेपेटाइटिस के अंदर ही डाल रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है ही तो होती ही होती है। ठीक हो की बात, तो हम क्या कहते हैं, ये नॉर्मल में कितना है और इस पेशेंट में कितना है, तो जब वो हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास पता चल जाता है कि उसका लिवर फंक्शन रेजिडुअल कितना उसका लिवर फंक्शन बच गया है। ठीक हो की बात, मतलब डिजीज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं नॉर्मल उसका 10 था और हेपेटाइटिस होने के बाद उसका 9 हो गया है। ठीक है, तो 1% का वो जो फर्क आ रहा है वो उसका रेजिडुअल लिवर फंक्शन है कि उसका अब 9 रह गया है। फॉर एग्जाम्पल आंसर का 9 आ जाता है तो मैं ये कहूंगा कि उसका 1% कम हो गया है। ठीक है, यानी अगर पहले उसका फंक्शन लिवर का 10% था तो अब उसका लिवर का फंक्शन हेपेटाइटिस की वजह से 9% रह गया।
ठीक होगी बात। अब हमारे पास यही है, आप देखो तो उसी को हमने चेंज कर करके ये डेरिवेशन बनाई हुई है, ठीक होगी बात। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका ये वाला न्यूमेरिकल है जो आपको उसमें आया भी था। द हेपेटिक क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग इन अ पेशेंट इज रिड्यूस्ड बाय 50% ड्यू टू क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस। What should be the new dose of the drug in the patient assuming the renal drug clearance FE is equal to 0.4। आप देखें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, D by D वाला RL1 minus FE plus FE by 1, ठीक हो के बाद। मैंने आपको ये पहले भी सॉल्व करवाया हुआ है। हम इसमें इसको क्या करते हैं, 0.5 हमारे पास क्या था, 50% को हमने कन्वर्ट किया, वो 0.5 आ गया। 1 minus 0.4, 0.4 क्या था FE, ठीक है। बाद अगर हम मैं दोबारा आपको दिखा सकूं, ये RL1 माइनस FE, RL था हमारे पास, RL रिड्यूस्ड कितना हो गया, ये RL हमारे पास 0.5, 1 माइनस FE 0.4 प्लस FE था, प्लस FE, तो ये हमारे पास आ गया 0.4। इसको हम प्लस करेंगे तो 0.7 आ गया, परसेंटेज में करेंगे तो 70%। तो हम क्या करेंगे, उस पेशेंट की डोज को 70% रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो आपने अपना जो है बुक भी उसको भी कंसीडर लाजमी करना है ये टॉपिक्स को पढ़ते हुए, ठीक होगी बात। इसके अलावा है एक्टिव ड्रग्स एंड मेटाबोलाइट्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिव ड्रग एंड मेटाबोलाइट। बेटा आपको पता है एक ड्रग होता है और फिर वो एंजाइम्स की मदद से वो मेटाबोलाइज हो जाता है, ठीक हो के बाद इसका भी इफेक्ट आता है फार्माकोकाइनेटिक के ऊपर। बहुत सिंपल सा है, जब हमारी ड्रग ज्यादा पोटेंट है मेटाबोलाइट से तो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी इन द केस ऑफ हेपेटिक इंपेयर्ड पेशेंट। कैसे बढ़ेगी, ड्रग ज्यादा पोटेंट है, मेटाबोलाइट कम है, ठीक हो के बाद मेटाबोलाइट बनता तो वो लेस टॉक्सिक हो जाती, लेकिन मेटाबोलाइट बना ही नहीं, एंजाइम थे ही नहीं, तो क्या होगा, ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ही बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर ड्रग आपकी लेस पोटेंट है मेटाबोलाइट से ज्यादा, तो क्या होगा, फिर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि आपके मेटाबोलाइट्स बन ही नहीं रहे हैं, ठीक हो गई बात। तो ये छोटी सी बात आपने इसकी याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास है हेपेटिक ब्लड फ्लो एंड इंट्रिंसिक क्लियरेंस। एग्जैक्टली सेम ये वही वाला है जो हमने मेटाबॉलिज्म में ऑफ लिवर में पहले भी पढ़ा था, ठीक हो गई बात। आज के लिए बस इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह हम पैथोलॉजिकल असेसमेंट से स्टार्ट करेंगे। बेटा इसमें घबराना नहीं है, हेपेटिक ब्लड फ्लो और इंट्रिंसिक क्लियरेंस एग्जैक्टली सेम वही वाला है जो हमने उसमें पढ़ा, सेम फॉर्मूलाज है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।